Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel MG Entertainment. My name is मिलाप गुप्ता और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त वीडियो। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले चलिए हम रिव्यू कर लेते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बताया था। राइट, आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो जो आप लोगों के लिए आई थी, मैंने बनाई थी, वो पार्ट 1 थी। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम कैसे अल्फाबेट से वर्ड्स क्रिएट करते हैं और वर्ड से कैसे सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। राइट, सेंटेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने उस वीडियो में आपको एक्नॉलेज किया था कि सेंटेंस कोई भी हो इस दुनिया के अंदर वो सिर्फ दो ही तरह का होता है, या तो वो नो एक्शन का सेंटेंस होता है या वो एक्शन का सेंटेंस होता है। राइट, भाषा कोई भी हो, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, लेकिन सेंटेंस यानी कि जो वाक्य, जो हमारी कॉन्वर्सेशन का जो हमारा सेंटेंस होता है वो सिर्फ दो ही तरह का हो सकता है, या वो नो एक्शन का होगा या वो एक्शन का होगा। नो एक्शन सेंटेंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों उसका जिक्र बार बार मेरी वीडियोस में आप लोगों के लिए किया जाता है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। इस दुनिया में नो एक्शन सेंटेंसेस बहुत ही कम होते हैं, एटलीस्ट कह सकते हैं कि 3%, लेकिन वो 3% जो नो एक्शन के सेंटेंसेस हैं वहीं से इंग्लिश का बेस बनता है और बहुत जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं आप। बोलने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है, लेकिन लोग अक्सर देखते हैं कि वो टेंसेस से शुरू करते हैं, जिस वजह से उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ पाते। आई होप कि अगर आप नो एक्शन सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लें तो रिजल्ट्स जनरली बहुत अच्छे आने वाले हैं। राइट, उसके बाद मैंने आपको बताया था सेंटेंस कोई भी हो वो 6 ही तरह का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं कि एक सेंटेंस लेते हैं हम, रोहन मेरा भाई है। अगर इस सेंटेंस को हम 6 तरीके से कन्वर्ट करें, यानी कि कन्वर्ट इनटू 6 टाइप्स, रोहन मेरा भाई है, रोहन मेरा भाई नहीं है, क्या रोहन मेरा भाई है, क्या रोहन मेरा भाई नहीं है, रोहन मेरा भाई क्यों है, और रोहन मेरा भाई क्यों नहीं है। इसके अलावा इस सेंटेंस को आप 7 टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 6 ही तरीके हैं। राइट, तो ये अपने माइंड में आप सेट कीजिए। यहीं तक मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था, एक्नॉलेज किया था। तो हो सकता है कि शायद वो वीडियो आपने पूरी देखी हो, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इस वीडियो को सही से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त जोश के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे मैंने टेबल नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई है। राइट, इस टेबल नंबर 1 में पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टेबल को देखने के बाद आपको शायद ऐसा लग रहा होगा ये टेबल बहुत इजी है, या आप शायद इससे रूबरू हो चुके हैं, या आपने इस टेबल को पहले भी कई बार देखा होगा। राइट, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हाई दिस टेबल इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इस टेबल के अंदर आई, माई, मी, राइट, जिसका मतलब होता है मैं, मेरा, मुझे। इसी तरह से यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वी, आवर, अस, हम, हमारा, हमें, और ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, एंड इट, इट्स, इट। और इनकी हिंदी भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप लोग हिंदी भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। ये वीडियो जो आप वीडियो के अंदर, ये फ्रेम के अंदर जो भी आप ये रिटर्न में देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इंग्लिश को अगर आपको बोलना सीखना है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। आपको ये याद करनी ही होगी। कुछ चीजें हैं जो आपको कंठस्थ करनी होगी, आपको याद करनी होगी। याद करने के बाद ही आप उसे यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। राइट, तो मैं अब आपको इस टेबल के बारे में ये बताना चाहता हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टूडेंट्स का मेजर प्रॉब्लम होता है कि जब वो इस टेबल को याद कर लेते हैं तो पहली चीज उनको ये नहीं पता कि ये जो आप देख रहे हैं मैंने यू बनाया है, ये जो फर्स्ट लाइन है यानी कि आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट, ये है, और ये जो दूसरी लाइन है, राइट, और ये जो तीसरी लाइन है। इस तरीके से अगर आप इस टेबल को याद करते हैं सीरियल वाइज, आई, माई, मी, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, राइट, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, अगर इस तरीके से याद करते हैं तो आप ये जो लाइंस देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये इस तरीके से याद करना आपके लिए बहुत जरूरी क्यों है। अगर आप इसको फर्स्ट लाइन को अगर आप गौर करें तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये हमेशा सब्जेक्ट के ही रूप में सेंटेंस के अंदर काम करती है, यानी कि सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में आपको दिखाई देगा ये। राइट, ऑलमोस्ट 99.9% ये आपको सेंटेंस के फर्स्ट यानी कि फ्रंट में ही दिखाई देगा। सब्जेक्ट यही होता है, यहीं से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अक्सर इंग्लिश में हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें इन्हें फ्रंट में लगाना होता है, या शुरुआत इन्हीं से करनी होती है हमें सेंटेंस की। राइट, दूसरी जो रो आप देख रहे हैं जिसमें माय, योर, आर, हिज, हर, देयर और इट्स लिखा हुआ है, मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोनाउंस, ये एक्चुअली क्या होता है, ये किसी से रिलेट होते हैं।
एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपको बोलना है मैं, तो आप मैं के लिए लगाएंगे आई। लेकिन इस दुनिया में मेरा एक अस्तित्व है, जिस तरह से मेरा अस्तित्व है इस दुनिया की काफी सारी थिंग्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मुझसे कनेक्टेड है। सपोज कीजिए मैं बात करूं मेरी कार की, यानी कि कार मैंने ओन करी है, परचेज मैं करके लाया, तो मैं हूं और वो है मेरी कार। यानी कि अगर मुझे मेरे से रिलेटेड मेरी कार, मेरा मार्कर, मेरा बोर्ड, माय एजुकेशन क्लास, तो ये जो माय का मैं यूज कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं मैं यहां पर, मैं यहां ये नहीं बोल सकता आई कार, मेरे को बोलना पड़ेगा माय कार। रीजन, क्योंकि मैं किसी चीज को ओ करता हूं इस दुनिया के अंदर, राइट। मैं किसी चीज को अपना, कोई चीज जो मेरी है तो उस तक मैं आपको अगर पहुंचाना चाहूं तो उसके लिए मुझे ये बीच वाली लाइन यूज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं बोलूं तुम तो यानी कि यू, आप। लेकिन अगर बोलूंगा योर फादर तो आपके पापा के बारे में बात करने के लिए मुझे योर बोलना पड़ेगा, यू फादर नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा योर फादर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपसे कनेक्टेड है अगर उसके बारे में आपको किसी से बात करनी है तो आप इंग्लिश सेकंड लाइन से यूज करेंगे, सेकंड रो से यूज करेंगे, राइट। आई मैं, और मेरी कार माय कार, माय फादर, माय मदर, यू तुम अकेले यानी कि सब्जेक्ट, राइट। एंड योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर बुक, योर रजिस्टर, योर पेन, ये सब चीजें आपसे रिलेट करती है इस दुनिया में, तो उसके लिए आपको बीच वाली लाइन यानी कि आपको प्रोनाउन विद ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। थर्ड रो के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं जिसमें लिखा है मी, यू, अस, हिम, हर, देम, ये अक्सर प्रेपोजिशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन के द्वारा फॉलो की जाती हैं। जैसे आपको बोलना है मेरे साथ तो आपको बोलना पड़ेगा विथ मी, राइट। तुम्हारे साथ विथ यू। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा। तो ये वीडियो आपको टेबल नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, प्लस आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके बारे में बता दिया, ये सब्जेक्ट है, ये आपको रिलेट करती है जो चीजें आपसे, उसके लिए आपको इनका यूज करना होता है। और थर्ड, आप प्रेपोजिशन से फॉलो होने वाली जो है वर्ड्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है इनिशियल डेज में, राइट। टेबल नंबर 1 मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था इसके बारे में। अब टेबल नंबर 2 को बड़े ध्यान से समझिएगा, राइट। प्रेजेंट टेंस, कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस की जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, नो एक्शन। आप प्लीज अपने माइंड में, मैं जानता हूं कि आपके माइंड में आपने अब तक एक्शन सेंटेंसेस सीखे हैं, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ऐसे सेंटेंसेस आपके माइंड में अक्सर आते होंगे कुछ काम करने वाले। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप सिर्फ फोकस कीजिए इस वीडियो को देखने के दौरान। इमेजिन कीजिए कि आपको सिर्फ नो एक्शन सेंटेंसेस के बारे में पता है जिसमें कोई भी क्रिया आपको यूज नहीं करनी। अब आप इस वीडियो को समझिए, राइट। देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, एम और आर यानी कि 3, देखो वैसे तो इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, राइट। बुक्स में भी देखेंगे इंफॉर्मेशन इनकी। तो हेल्पिंग वर्ब्स की ये जो है वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। बट अब आप सोच के देखिए, नो एक्शन सेंटेंसेस में अगर वर्ब ही नहीं होती तो ये हेल्पिंग वर्ब्स कैसे हुई, राइट। जब वर्ब ही नहीं है तो ये हेल्प किसकी करेंगी? तो इसीलिए नो एक्शन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को हम बोलते हैं टाइम ऑफ वर्ड्स, यानी कि समय की सूचना देने वाले शब्द। दैट्स इट। आप सिंपल से याद रखिए, समय की सूचना देने वाले शब्द हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर है, हूं और हो, यानी कि यहां पर हम इज, एम और आर यूज करते हैं। इज यानी कि है, एम हूं और आर हो, राइट। तो अब आपको एक काम और करना है, इज, राइट। पास्ट टेंस में था, थे, थी, वॉज और वर यूज होता है, वॉज और वर। और फ्यूचर टेंस में विल बी, राइट। अब आप फोकस क्या करेंगे वो देखिए, ये जो वर्ब्स है यानी कि जो टाइम ऑफ वर्ड्स है, इसमें इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, राइट। वर्ड्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, राइट। तो जिनके लास्ट में एस लगता है यानी कि ऐसी टाइम ऑफ वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब्स जिनके लास्ट में एस लगता है, जो एस से एंड होती हैं, यानी कि जिनके लास्ट में एस होता है, उसमें आप यूज करते हैं ही, शी, इट और एक नाम, यानी कि एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम, ही, शी, इट और एक नाम, राइट। ये एक पोयम है, इसको आप याद कर लो। मेरी कई वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मेरी पोयम, आप वहां मेरी पोयम एडजस्ट कीजिए, मेरी पोयम एडजस्ट कीजिए। पोयम का मतलब है ही, शी, इट और एक नाम। ये पोयम मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी सभी बच्चों को बताता हूँ, ही, शी, इट और एक नाम। अगर आप इसको याद कर लेंगे ना तो आपके माइंड में ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ
कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है, राइट। तो ही शी इट एक नाम, ये एक पोयम है, इसको माइंड में आप बार बार दोहराइए, ही शी इट एक नाम, ही शी इट एक नाम। अब आप देखिए जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं या टाइम ऑफ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एस लगता है, जिनके लास्ट में एस लगता है, आप उनके साथ मेरी पोयम को एडजस्ट कीजिए। यानी कि ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज और एक नाम के साथ इज, राइट। अब आप वॉज वर्ब में आ जाइए। वॉज वर्ब में देखिए एस किसके बाद में लग रहा है, वॉज, यानी कि वॉज वाले सेंटेंस में डब्ल्यू ए के बाद हम लगाते हैं हम एस। तो इसके साथ आप लगाएंगे ही, शी, इट और एक नाम, यानी कि आपने क्या लगाया, मैंने जो बताई थी आपको, आपने लगाई पोएम, राइट। वर्ड के लास्ट में ई है, यहां पे आर के लास्ट में ई है, राइट। तो आर के लास्ट में ई है, तो ये जो लाइन है ये आप इनके साथ लगा सकते हैं, यानी कि यू, वी, दे और दो नाम। और एक छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है कि एम, यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आई एम के साथ यूज होता है, राइट। यहां पर हम वॉज के साथ इसको एडजस्ट करते हैं, राइट। और अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बच्चों में स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर दे हैव अ वेरी बिग इशू अबाउट विल बी एंड शैल बी, कि कहां पे विल बी का यूज किया जाएगा और कहां पे शैल बी का यूज किया जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, आप याद रखिएगा अपने नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, कॉन्वर्सेशन के अंदर, आप व्हेनेवर यू टॉक टू समवन ट्राई टू यूज ओनली विल बी रादर देन शैल बी। शैल बी का यूज ना करें, ये सिर्फ आपको सरकारी दस्तावेजों में दिखाई देगा, आई शैल बी, वी शैल बी। वैसे तो ये आई और वी के साथ यूज होता है, राइट, आई और वी के साथ, बट सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेपर्स में या कुछ जो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनके अंदर ये अक्सर आपको दिखाई देगा और बुक्स वगैरह में भी आपको ये दिखाई दे सकता है। बट नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आप विल बी का यूज कीजिए, फैंटास्टिक तरीके से आपकी इंग्लिश अप्रूवल होगी, राइट। तो विल बी के साथ हम क्या लगाएंगे, हम इसमें बोलेंगे रेस्ट, यानी कि हम लिख भी सकते हैं कि सबके साथ आप विल बी यूज करिए कम्युनिकेशन के अंदर, सबके साथ आप विल बी का यूज कीजिए, शैल बी को अपने माइंड में मत आने दीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा शैल बी का यूज आपको कहां करना है और किस तरीके से करना है, नो इश्यूज, राइट। तो ये था मेरा टाइम ऑफ वर्ड्स, कैसे आपको यूज करना है। मैंने आपको अपनी पोयम याद दिला दी है, आप ही, शी, इट और एक नाम, इस पोयम को आप कंठस्थ करिए, याद कीजिए, बार बार बोलिए, आज पूरे दिन बोलते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, बोलते रहिए, और जो भी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस होता है उसके साथ आप इस मेरी पोयम को एडजस्ट कीजिए। बाकी किसके साथ क्या लगेगा ये आप ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। ओके, तो मैंने आपको अपना टेबल नंबर 1 मेंशन किया था, टेबल नंबर 1 में आपको समझाया था, टेबल नंबर 2 हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे बढ़िया तरीके से। टेबल नंबर 3, अब हम ये क्यों इंपॉर्टेंट है, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 एंड टेबल नंबर 3, ये 3 टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी वीडियो को समझने के लिए, राइट। टेबल नंबर 3 में आता है प्रेपोजिशन। आपने प्रेपोजिशन नाम सुना होगा, ग्रामर का एक पार्ट है प्रेपोजिशन। आज मैं बताता हूँ प्रेपोजिशन का सही यूज कैसे किया जाता है, राइट। प्रेपोजिशन वर्ड जो है ये 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, यानी कि प्री, जिसका मतलब होता है पहले अकॉर्डिंग टू इंग्लिश टू हिंदी, राइट, एंड पोजीशन जिसका मतलब होता है स्थिति, यानी कि मेरी पोजीशन कहाँ है, मेरी स्थिति कहाँ पर है। तो प्री पोजीशन दोनों को मिला के बना प्रेपोजिशन। प्री यानी कि पहले और पोजीशन स्थिति। अब देखिए ये सेंटेंस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो ये किस तरह से काम करता है, राइट। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा घर पर और मुझे इसकी इंग्लिश को बनाना है। मैं इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंग्लिश को नहीं जानते या बहुत इनिशियल डेज में वो इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, नहीं सीख पाते। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे हम आगे आएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जड़ से यानी कि बिल्कुल स्टैम्प से सीखना चाहते हैं, राइट, जो रूट से सीखना चाहते हैं, सॉरी। तो घर पर देखिए, घर पर इसमें ये जो पर है ये है प्री, यानी कि इसकी इंग्लिश पहले आएगी, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशन, राइट। इस प्रेपोजिशन में पर की इंग्लिश क्या होती है, हम लगाते हैं इसकी इंग्लिश एट, राइट। एंड घर, इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे होम। ये एक पोजीशन है। अगर मैं बोलूं राधा घर पर है तो राधा की पोजीशन क्या है, घर,
और राधा घर के साथ क्या कर रही है, तोड़ रही है, क्या कर रही है, तो इस पर से ये एडजस्ट हो जाता है कि राधा घर पर है। तो ये पर जो है ये उसकी प्रेपोजिशन यानी कि पर जो है ये प्री है, यानी कि इसको पहले लगाएंगे, पर की इंग्लिश पहले आएगी और घर की इंग्लिश बाद में आएगी। आप यूं भी कह सकते हैं कि इसमें आपको कैंची चलानी होती है। क्या करना होता है इसमें आपको कैंची चलानी है। जब भी आपको प्रेपोजिशन का पार्ट दिखाई दे आप उसमें कैंची चलाइए। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे चलती है, राइट। घर पर तो पर की इंग्लिश यहां ले आइए, घर को वहां ले जाइए, तो इंग्लिश बन जाएगी एट होम, राइट। एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको, तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम इस प्रेपोजिशन को समझते हैं, राइट। ओके, नाउ देखिए, अभी तक तो मैंने आपको घर पर लिखकर समझाया था, राइट। मान लीजिए कि लिखा हो मेरे घर पर। बहुत से बच्चे इनिशियल डेज में जब इंग्लिश को सीखते हैं और वो जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो लिखते क्या है। वो क्या करते हैं, मेरे की इंग्लिश लिखते हैं माय, राइट, और घर पर की इंग्लिश बनाते हैं एट होम, जो कि रॉन्ग है, राइट। राइट वे क्या है लिखने का, जरा उस पर फोकस कीजिएगा। मैं आपको बताता हूं राइट वे क्या है। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि घर पर की इंग्लिश तो एट होम होती है क्योंकि इसमें प्री को पहले लेके आना है, राइट। लेकिन आप ये देखिए घर किसका है, घर का संबंध है इस मेरे से, राइट। यानी कि मेरे घर, ये मेरे घर जो है ये हो गई स्थिति, खाली घर नहीं, घर किसका है, मेरा, यानी कि मेरे घर, ये हो गई स्थिति, यानी कि आप लिखेंगे माय होम। और ये पर यानी कि प्री, जिसको हम पहले यूज करते हैं, माय से भी पहले यूज करेंगे और हम यहां पर इंग्लिश बनाते हैं एट माय होम, रादर देन वी शुड से माय एट होम। दिस इज रॉन्ग वे टू राइट इंग्लिश। आपको सही वे में यूज करना है तो आपको प्रेपोजिशन को सही जगह पर पुट करना होगा सेंटेंस के अंदर, तभी आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। आप अर्थ का अनर्थ ना करें, सही से समझें, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन जिसमें ये टेबल नंबर 1, 2 और 3 अप्लाई की जाती है, एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 के बारे में सही से बता दिया है, राइट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाउ टू यूज all those 3 tables which I told you, which I taught you right now, right। जो भी मैंने आपको पढ़ाई वो आपको यूज कहाँ पे करनी है, वो उसका यूज क्या है। टेबल नंबर 1 का, 2 का और 3 का अगर आप उसे याद कर भी लेते हैं तो उसका यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप पूरी वीडियो मिस कर देंगे। तो आप जरूर देखिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है सेंटेंस में क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप समझें सिर्फ नो एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो एक्शन सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंसेस में क्या क्या होता है, यानी कि एक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो एक सेंटेंस में क्या क्या होता है जिससे कि आप सेंटेंस को सही से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए, राइट। रिलेट कर पा रहे हैं ना आप मेरे पॉइंट को, तो समझिए। सेंटेंस नो एक्शन के सेंटेंस में एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट जिसको सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में रखा जाता है, राइट। सब्जेक्ट इसकी पहचान होती है, किसी का नाम होगा सेंटेंस के अंदर, या तो स्टार्टिंग में बिल्कुल, बीच में या एंड में नहीं, किसी का नाम या जिसके विषय में बात हो, यानी कि किसी का नाम होगा या जिसके बारे में बात होगी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं रोहन कार में है, तो कार में कौन है, रोहन, किसका नाम आया, रोहन का, तो रोहन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, राइट। अगर मैं बोलूं रोहन के पिताजी कार में हैं, तो अब कार में कौन है, रोहन के पिताजी, यानी कि रोहन के पिताजी सब्जेक्ट होगा, राइट। तो सब्जेक्ट किसी का नाम या जिसके विषय में बात हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप इजीली इनको एक सेंटेंस के अंदर जस्टिफाई कर पाए, ढूंढ पाए, क्लैरिफाई कर पाए। तो सब्जेक्ट होता है किसी का नाम या जिसके विषय में बात हो, राइट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ वर्ड। अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। इज एम आर हो तो प्रेजेंट टेंस का हमें अनुभव हो जाता है, वर्ड लगा हो सेंटेंस के अंदर तो हमें पता चल जाता है पास्ट टेंस की बात हो रही है, और विल भी लगा हो तो फ्यूचर टेंस की, राइट। तो टाइम ऑफ वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि सेंटेंस रिलेट करता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से।
राइट। तो ये होते हैं टाइम ऑफ वर्ड्स। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। नो एक्शन के सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होगा, सेंटेंस एक्शन का भी हो तो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बात करते हैं हम नो एक्शन की। तो नो एक्शन के सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होगा। ऑब्जेक्ट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको? सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर, यानी कि सब्जेक्ट अगर आपने छाट दिया, जो कि सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में होता है, अधिकतर 90% सेंटेंस के फ्रंट में सब्जेक्ट आपको मिलेगा, राइट। और रेयर केसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लंबा ही अंदर को होता है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में होगा। टाइम ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होगा। जैसे रोहन कार में है, तो है की वजह से वो सेंटेंस टाइम ऑफ वर्ड यानी कि सबसे लास्ट में है। सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर सेंटेंस के बीच में जो कुछ भी बचता है वो सब ऑब्जेक्ट होता है। मैं अभी एग्जांपल के माध्यम से एक एग्जांपल देकर मैं आपको अभी एक क्लैरिफाई कर दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा कि कैसे। और लास्ट में होता है फुल स्टॉप, यानी कि हिंदी में जब हम किसी वाक्य का अंत कर देते हैं, यानी कि वाक्य को खत्म कर देते हैं, तो उसके लास्ट में हम लगाते हैं पूर्ण विराम, जिसका मतलब होता है कि वाक्य का अंत हो चुका है, वाक्य समाप्त हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट जो यानी कि अगला वाक्य हम बोलते हैं, राइट। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर इंग्लिश के अंदर अगर आपको स्टोरी, पोएम, राइटिंग कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप एक सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, पूरा बोल देते हैं, तो आप उसे लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, राइट। बट इट इज ओनली द वे ऑफ राइटिंग, राइट, नॉट स्पीकिंग। तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश के अंदर, इसका भी मतलब यही होता है सेम। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप, यानी कि वाक्य के अंत की निशानी होती है, राइट। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आप कैसे चुटकियों में छाट सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी हमने प्रीवियसली वीडियो के अंदर ये देखा कि कैसे हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक टाइम वर्ड, एक ऑब्जेक्ट और एक फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो अब एग्जांपल के तरीके से, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरीज के सेंटेंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आपको प्रेजेंट किए हैं। रोहन घर पर है, अगर हम पहले यानी कि पहले सेंटेंस की बात करें, पहला वाक्य है रोहन घर पर है। इसके अंदर घर पर है, घर पर कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है रोहन के बारे में, जो कि घर पर है, यानी कि रोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है, राइट। रोहन घर पर है से हमें पता चलता है ये एक प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये टाइम ऑफ वर्ड है, और ये है पूर्ण विराम यानी कि ये है फुल स्टॉप। तो मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट आप छाट लेते हैं, आइडेंटिफाई करना है आपको टाइम ऑफ वर्ड। अगर आपने सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को एक सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया, सो टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने है, तो आप सब्जेक्ट को और टाइम ऑफ वर्ड को यानी कि इन दोनों को छोड़कर आपके वाक्य में जो कुछ भी बचता है, जो कुछ भी, वो सारा आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर जो कुछ भी बीच में बचा वो सब ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ट्रिक नंबर 2, अगर हम सेंटेंस नंबर 2 की बात करें, इसमें देखिए रोहन के पिताजी घर पर हैं। फोकस कीजिएगा, हेलो, यहां पर लिखा है रोहन के पिताजी घर पर हैं, तो घर पर कौन हुआ, रोहन या रोहन के पिताजी। तो आपको पता चलेगा कि घर पर है पिताजी, लेकिन सेंटेंस के मुताबिक पिताजी किसके हैं, रोहन के, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट रोहन से लेकर पिताजी तक ये पूरा सब्जेक्ट होगा, राइट। ये है टाइम ऑफ वर्ड, तो घर पर जो बचा ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसमें सिर्फ रोहन सब्जेक्ट था क्योंकि रोहन घर पर है। नेक्स्ट सेंटेंस में रोहन के पिताजी घर पर हैं, लेकिन रोहन के पिताजी, ये 3 जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब्जेक्ट हैं सभी, खाली पिताजी को मत काउंट कीजिएगा, राइट। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में आप देखिए आपके भाई का दोस्त घर पर है। आप फोकस कीजिए, घर पर कौन है, घर पर मिलेगा आपको दोस्त। दोस्त किसका है, भाई का, और भाई किसका है, आपका, यानी कि आपके भाई का दोस्त जो कि घर पर है, ये वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, है टाइम ऑफ वर्ड, और टाइम ऑफ वर्ड और सब्जेक्ट इसको छोड़ दो, बीच में आपको घर पर दिखाई दे रहा है, ये है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सो गाइस, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक नो एक्शन के सेंटेंस में कैसे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड और फुल स्टॉप को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो यहीं तक थी ये वीडियो, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता था। बहुत जल्द लौटूंगा मैं अपनी एक जबरदस्त वीडियो के साथ।
मेरी वीडियो 1 पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये है पार्ट 2 और पार्ट 3 के साथ बहुत जल्द मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।